तो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे माय फ्रेंड्स। और आज गाइस मैं देखने जा रहा हूँ वैदिक विज्ञान, खाने का वैदिक विज्ञान। और क्या है गाइस, देखते हैं। और इसके पीछे भाई कुछ तो क्रेजी भी हो सकता है मेरे दोस्तों। पता करते भाई क्या सीन है खाने में और देखते खाने के पीछे का वैदिक विज्ञान, आयुर्वेदिक फीड, Only 29 rupees. आयुर्वेदिक फूड साइंस रिवील्ड। आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम कर देता है। कच्चा केला जहां आप कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम कर देता भाई ये सब बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस होते हैं भाई, सच्ची बता रहा हूँ मैं। बहुत सारे कुछ वीडियोस बहुत इन्फॉर्मेटिव होते हैं और इस वीडियो को देख के अपने को पता चलेगा इसमें कितना इन्फॉर्मेशन है और इसमें इन्फॉर्मेशन है या नहीं है पता चलेगा गाइस। लास्ट में मैं अच्छे से इस पर कमेंट्री करूँगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय है। वहीं पर पका केला कॉन्स्टिपेशन में ही आपकी हेल्प करता है। भाई मुझे पता नहीं था ये चीज़। कच्चा केला खाने से कॉन्स्टिपेशन होता है और पक्का केला खाने से कॉन्स्टिपेशन चले जाता है। दोनों केले ही हैं, लेकिन दोनों की अलग अलग स्टेट्स आपके शरीर को बहुत ही अपोजिट वे में प्रभावित करती हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या अनार आपको कॉन्स्टिपेशन देगा या कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करेगा, तो आपका क्या उत्तर होगा? और अनार ही क्यों? अगर मैं पूछूं खीरा क्या करेगा, शहद क्या करेगा, पालक क्या करेगी, मूली क्या करेगी, दही क्या करेगा, दूध क्या करेगा, तो शायद आप कुछ आंसर ना दे पाए। तो आप चिंता मत करिए, इस वीडियो के बाद आपको एक ऐसा अनोखा वैदिक ज्ञान होगा जिसके बाद आप भाई मैं तो दे सकता हूँ आंसर भाई, तुम लोग का नहीं पता भाई, मैं तो आंसर दे सकता हूँ भाई। भी भोजन का आपके शरीर पर कैसा प्रभाव होगा। क्या वो आपको हाइड्रेट करेगा, क्या आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ाएगा, क्या आपको एनर्जी देगा, क्या वो आपको डिटॉक्स करेगा, ये सब आप चुटकियों में ही बता देंगे। साथियों, आयुर्वेद में भोजन को केवल एनर्जी का सोर्स ही नहीं माना गया है, बल्कि औषधि माना गया है, दवा माना गया है, और इसका ज्ञान हम सभी मनुष्यों को होना चाहिए। तो आप सभी का हाइपर क्वेस्ट के इस बहुत ही विशेष एपिसोड में स्वागत है। आज हम सनातन धर्म के ऋषियों के उस अनोखे विज्ञान को समझेंगे जिसमें उन्होंने समझाया, बताया कि कैसे एक भोजन को केवल चख कर ही हम उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी को डिकोड कर सकते हैं और कैसे उसके अनुसार हम अपनी डाइट को डिजाइन कर सकते हैं। तो साथियों, आप सभी हाइपर क्वेस्ट को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लें, जिससे इंटरनेट पर सनातन धर्म की सबसे अच्छी वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। तो साथियों, बिना किसी विलंब के आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। अब साथी यथा पिंडे तथा ब्रह्मे ब्रह्मांडे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। अब साथियों, इससे पहले कि मैं भोजन पर आपको ले चलूं, हमें सनातन धर्म के एक फंडामेंटल को समझ लेना चाहिए। सनातन धर्म का एक मूल मंत्र है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, तथा तथा मेरा नाम है भाई, तथा GAT गत, तथागत। जैसा पिंड में, जैसा शरीर में, वैसा ही ब्रह्मांड में। यानी कि ब्रह्मांड में जो भी घट रहा है उसके पीछे जो नियम लागू होते हैं, वही नियम शरीर में जो कुछ भी घट रहा है उसके पीछे भी लागू होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे उपनिषदों में बताया गया है कि जैसे हमारे शरीर में उपनिषद गाइस अगर किसी को पढ़ना है भाई, मैंने बहुत जगह पे सुना है कि उपनिषद जो है बहुत पावरफुल बुक्स है, बहुत पावरफुल बुक्स है गाइस वो। 5 प्राण होते हैं, वैसे ही ब्रह्मांड में भी 5 प्राण होते हैं। जैसे ब्रह्मांड पंच बहुत ज्यादा रिसर्च किया हुआ चीज़ है ये सारी, महाभूतों का बना हुआ है, वैसे ही हमारा शरीर भी पंच महाभूतों का बना हुआ है। लेकिन फिर एक प्रश्न उठता है, यदि हम सभी व्यक्ति पंच महाभूतों के बने हुए हैं, तो सब में अलग अलग व्यवहार क्यों दिखता है, सब अलग अलग क्यों दिखते हैं, अलग अलग तरह की प्रवृत्ति वाले क्यों होते हैं? तो यहाँ पर आयुर्वेद ये कहता है कि हाँ, हम सब लोग पंच महाभूतों से बने हैं, लेकिन सब में जो प्रपोर्शन होता है पंच महाभूतों का, वो डिफरेंट होता है। जिसके वात वृत्ति बहुत कुछ होता है भाई, हम डिफरेंट दिखते हैं और डिफरेंट तरह वात पित्त बहुत सारी कुछ चीज़ें होती है।
हम बिहेव करते हैं, जैसे कि जिसमें वायु और आकाश तत्व डोमिनेटिंग होते हैं। आप ऐसे व्यक्तियों को देखेंगे तो ऐसे व्यक्ति पतले दिखते हैं, ज्यादा बात करते हैं, इनका मेटाबॉलिज्म तो स्ट्रांग होगा लेकिन इनका डाइजेशन गड़बड़ रहता है, इनमें रेस्टलेसनेस देखी जाती है। इनको वात प्रकृति वाला व्यक्ति कहा जाता है। बोले ना वात वात फिर क्या है, वात पित्त और भी एक है। अब ऐसे ही जिस व्यक्ति में अग्नि और जल तत्व ये डोमिनेटिंग होते हैं, ऐसे व्यक्ति को देखा, बोला ना गाइस, मैं ऐसे ही नहीं बात करता भाई, मैंने भी रिसर्च किया है ये सब चीज़ों पे गाइस। नॉलेज का भूखा तो मैं भी हूँ, और आप लोग भी नॉलेज का भूखे हो तो मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मेरे चैनल पे गाइस मैं रिएक्ट करूँगा हमेशा। कुछ कुछ टाइम पे गाइस मैं मस्ती वाली करता हूँ, बट कुछ कुछ टाइम पे गाइस मैं ऐसे वीडियोज़ पे रिएक्ट करूँगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो सकते हैं। तो वो वीडियो मिस नहीं करने के लिए आप मेरे चैनल पे पहले सब्सक्राइब कर दो मेरे दोस्त। बहुत लगती है, उसमें एनर्जी भर भर के होती है, बिना काम किए वो रह नहीं पाता है, और उसको गर्मी बहुत लगती है, उसको पसीना बहुत। अच्छा, पित्त वाले इंसान तो मैंने बहुत देखे भाई। पित्त में क्या होता है? अग्नि। व्यक्ति में अग्नि और जल तत्व ये डोमिनेटिंग होते अग्नि और जल तत्व पित्त वाले इंसान में। ऐसे व्यक्ति को भूख बहुत लगती है, उसमें एनर्जी भर भर के होती है, बिना काम किए वो रह नहीं पाता है, और उसको गर्मी बहुत लगती है, उसको पसीना बहुत होता है। ऐसे व्यक्ति को पित्त प्रकृति वाला व्यक्ति कहते हैं। मैंने ऐसे भी इंसान को देखा है जिसको पसीना नहीं आ रहा बट उसको बहुत काम करने का शौक है। जिन व्यक्तियों में जल और पृथ्वी तत्व ये डोमिनेटिंग होते हैं, ऐसे व्यक्ति हैविली बिल्ट होते हैं, इनको आलस आता है, इनको। अच्छा, आइंदा कोई मोटा दिखा तो उसको क्या बोलोगी तुम? कफ। कफ है तू, कफ कफ। बहुत पसंद होता है, ये स्वभाव से शांत होते हैं और इनको ठंडक बहुत लगती है। ऐसे व्यक्तियों को कफ प्रकृति वाला व्यक्ति कफ प्रकृति जाता है। अब साथियों ये मत सोचेगा कि पूरी पृथ्वी पर यही 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, नहीं, ये जो मैंने 3 दोष बताए, वात पित्त कफ, ये प्रत्येक व्यक्ति में होता है, लेकिन इनके भी प्रपोर्शन में डिफरेंस पाया जाता है, और ये अलग अलग रेशियो में अलग अलग प्रकार के व्यक्ति बनाते हैं, इसलिए हमें लाखों प्रकार के व्यक्ति दिखते हैं। अब अगर आपको ये समझ में आ गया तो अब हम भोजन पर चलेंगे, क्योंकि भोजन भी व्यक्ति की इसी प्रकृति पर असर डालता है। 6 रस थियरी भाई, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे भाई। मैं बोल रहा हूँ एक किताब ले लो और लिखना चालू कर दो। अब साथियों अगर हम भोजन के स्वाद की बात करें, टेस्ट की बात करें, तो आपको 4 टेस्ट पता होंगे: मीठा, खट्टा, नमकीन, तीखा। आइंदा कोई आपको पूछेगा कि 4 टेस्ट कौन से, 4 टेस्ट बताओ, क्या आप बोल पाओगे? अगर बोल पाओगे तो गाइस कमेंट्स करके बताओ, क्योंकि मैं बोल पाऊँगा। मीठा, खट्टा, नमकीन, तीखा। मीठा, खट्टा, नमकीन, तीखा। अब आयुर्वेद की माने तो आयुर्वेद में भोजन के 6 स्वाद बताए गए हैं। वहाँ 6 स्वाद है भाई, मैंने तो 4 गिन लिए, अभी 2 और है। स्वाद को रस कहा जाता है: मधुर, अम्ल, लवण, कटु, नमकीन, कटु, तीखा, तिक्त और कषाय। तिक्त, तिक्त और कषाया, कच्चा भी है। और आयुर्वेद के अनुसार भोजन के स्वाद तिक्त और कषाया, तिक्त और कषाया में ही भोजन का विज्ञान छिपा हुआ है। ऋषियों ने ऑब्जर्व किया कि हर एक स्वाद, भाई इन लोग ये जो पुराने ऋषि लोग थे गाइस, इन लोग रिसर्चर थे, रिसर्चर। मुझे ऐसा लगता है इन लोग रिसर्चर थे, रिसर्च किया है इन लोगों ने बहुत ज़्यादा। हर एक रस हमारे शरीर के अंदर के वात पित्त कफ को अलग अलग तरह से अफेक्ट करता है। जैसे सबसे पहले हम मधुर रस से प्रारंभ करते हैं। मधुर रस में जैसे कि दूध हो गया, घी हो गई, शहद हो गया, मीठे फल हो गए, मेवे हो गए। अगर इनको आप देखें तो जो मधुर रस होता है, ये मधुर रस आपका वात और पित्त तो घटाता है, लेकिन कफ को बढ़ा देता है। कफ बढ़े। अच्छा, तो मधुर चीज़ खाने से वजन बढ़ता है, मीठा चीज़ खाने से वजन बढ़ता है। भाई देखा, मेरा कैलकुलेशन सही है। हैवीनेस बढ़ेगी, लेजी फील करेंगे और आपको नींद आ जाएगी। पित्त घट रहा है यानी आपकी भूख कम होती है। वात घट रहा है, पित्त घट रहा है मतलब भूख कम होती है। वात घट रहा है मतलब यानी आपकी एक्टिविटी कम होती है। आपको अच्छा, अभी मेरे को ध्यान से सुनना पड़ेगा। आलस आता है। इसीलिए अगर आप देखें तो जब भी आप ज़्यादा मीठा खा लेते हैं तो तुरंत सो जाते हैं, और इसीलिए खाने के पहले मीठा अवॉइड किया जाता है, खाना खाने के बाद ही मीठा खाया जाता है, क्योंकि मीठा खाने भाई मैं तो मीठा कम खाता हूँ, आजकल ही खाना चालू किया मैंने। से भूख मर जाती है। अब अगर हम अम्ल रस पर आए, खट्टे की बात करें, तो जो खट्टा रस होता है वो आपके अंदर वात तो घटाता है, लेकिन पित्त और कफ इन दोनों को बढ़ा देता है। पित्त बढ़ता है यानी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिव हो जाता है और आपको भूख लगने लगती है। कफ बढ़ता है तो आप देखिए, आप
भाई मैंने बहुत टाइम हो गया यार कुछ खट्टी चीज़ें नहीं खाई यार। शायद मुझे खट्टी चीज़ों की ज़रूरत है, मुझे ऐसे लगता है। खट्टा खाऊंगा तो एक्सरसाइज भी कर पाऊंगा, मुझे ऐसा लगता है। खट्टा खाऊंगा तो मैं और फुर्तीला हो सकता हूँ। मुंह में सलाइवेशन होने लगता है। इसीलिए हमारी भारतीय परंपरा में बट मुंह में ज़्यादा सलाइवा अच्छा नहीं लगता मेरे दोस्त। देखता है कि खाना खाने के पहले हम कुछ खट्टा खाते हैं, दही खाते हैं या सूप पी लेते हैं। और इनफैक्ट खाना खाने के पहले खाना खाने के साथ भी हम नहीं खा सकता का इसमें खट्टा। मेरे खट्टे के साथ में कुछ तो प्रॉब्लम है, मेरी बॉडी रिएक्ट नहीं करता खट्टे के साथ में। अच्छा, रायता खाते रहते हैं और खाना खाने के अंत में भी छाछ पीते हैं। इससे क्या कोई कोई होते गाइस, आपको बता नहीं सकता, बट कुछ कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स होता है। ज़्यादा ठंडा चीज़ नहीं खा सकते, ज़्यादा खट्टा नहीं खा सकते। ज़्यादा खट्टा खा लिया तो दिमाग ठंडा हो जाता है, होता है भाई किसी किसी का। होता है, थ्रू आउट हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ज़्यादा दही दही खा लिया तो ठंडा पड़ जाता है। एक्टिव रहता है और खाना पचाने में मदद करता है और भूख भी बढ़ाता है। अब साथियों, अगर हम लवण रस की बात करें तो लवण रस भी अम्ल रस की ही तरह आपका वात घटाता है, पित्त और कफ को बढ़ाता है। पित्त बढ़ा नमकीन चीज़ खाने से, मतलब नमकीन खा के भी किया जा सकता है कंट्रोल। तो नमकीन खाओ मतलब दबा के नमकीन खाओ, नमकीन खाने से एनर्जी आता है। भूख लगती है, इसलिए आप देखिए आप खाने में ज़्यादातर नमकीन खाते हैं। कफ भी बढ़ता है, इसलिए अगर आप ज़्यादा नमकीन खा लेंगे तो आपकी बॉडी वाटर रिटेन करने लगती है। इसीलिए आप देखिए ज़्यादा नमकीन खाने के बाद आपका चेहरा फूल जाता है, उसमें सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। और चूंकि वात घटता है इसलिए आप लेजी महसूस करते हैं और आपको नींद आने लगती है। आपने वो रील अरे भाई नींद आने लगती है होगी जिसमें दाल चावल और चोखा खा के लोग पलट जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि नशा कर लिए हैं। वो इसी कारण होता है। और साथ में लवण आपका स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग आपके ब्रेन को डैमेज कर रहा है और अरे जितना भाई, ज्यादा तुम लोग ऐसा चीज़ मत बोलो भाई यार, हम सोच भी नहीं रहे कुछ इसके बारे हाइड्रेशन करता है। इसलिए आप देखिए ORS में चीनी के साथ नमक मिलाया जाता है क्योंकि ये बॉडी में वाटर को रिटेन कराता है। अब आप कटु रस को देखिए तो कटु रस क्या करता है, वात बढ़ाएगा, पित्त बढ़ाएगा, कफ को घटाएगा, बिल्कुल अपोजिट करता है। तो वात बढ़ता है, इसीलिए आप देखिए अगर आप कुछ तीखा खा लेते हैं, में। अच्छा, टीका खाने से एनर्जी आता है, मतलब टीका खाने चाहिए। मिर्च खा लेते हैं तो आपकी सांस तेज तेज चलने लगती है, आप एक जगह बैठ नहीं पाते हैं अगर ज़्यादा तीखा खा लें, आप दौड़ने भागने लगते हैं। पित्त बढ़ता है, तो पित्त बढ़ने से आपके शरीर की गर्मी बढ़ती है, इतनी गर्मी बढ़ जाती है कि आपके आँख कान नाक से पानी आ जाता है। और कफ घटता है, कफ घटने का मतलब ये हो गया आपके अंदर कामनेस घट रही है, भाई ने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया है भाई, रिसर्च किया है इसने। इजी नहीं महसूस करेंगे। आपको अगर नींद आ रही होगी तो नींद चली जाएगी। अब साथियों, अगर आप तिक्त रस देखिए, यानी जो बिटर टेस्ट होता है जिनका, जैसे करेला हो गया, नीम हो गई या उसके साथ साथ पालक हो गई, तो ये वात तो बढ़ाते हैं लेकिन पित्त और कफ दोनों घटा देते हैं। वात बढ़ने भाई किसी को और ज़्यादा डीप इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पर किताब का नाम भी दिया है, अष्टंग हृदयम। अष्टंग हृदयम का जो सर्कुलेटरी बुक में और 25 चैप्टर से गाइस, वो बहुत तेज़ी से काम करता है। तो शरीर के अंदर जितना टॉक्सिन्स होता है वो शरीर के बाहर चला जाता है। पित्त घटता है तो आपका टेम्परेचर डाउन जाता है, यदि आपको बुखार है तो बुखार उतर जाएगा, इन्फ्लेमेशन है तो इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा। कफ भी घटता है, यानी आप हल्का महसूस करते हैं। इसीलिए जो तिक्त रस वाले होते हैं जैसे करेला, नीम मैंने बात की, ये ज़्यादातर दवा की तरह अच्छा करेला नीम, करेला नीम, करेला नीम में आते हैं। लेकिन अगर आपने ज़्यादा ले लिया तो आप में ड्राइनेस की भी समस्या आ सकती है। इसके लिए करेला नीम नहीं खाना चाहिए गाइस, करेला नीम नहीं खाना चाहिए। कभी एक बार में अच्छा लगता है, ये तो तुम्हारी बीवी हर दिन तुमको बनाने दे दे कि करेला नीम, ऐसा हर दिन नहीं पीने हैं, एक हफ्ते में एक बार तो कभी थोड़ा थोड़ा पानी में ज़्यादा पानी ऐड करके पी सकते हो, क्योंकि तिक्त रस कफ को घटाता है। अब साथियों, कषाय रस में वो सभी फूड आते हैं जिनको खाने पर आपको ऐसा लगे कि आपका मुंह बंध गया हो, जैसे कच्चा केला आप खाएं या फिर पत्ती अगर आप खा लें कच्ची, या फिर आप जैसे अरवी खाते हैं जिसको हम घुइयां भी बोलते हैं, तो ऐसा लगता है कि मुंह बंध गया है। तो ये कषाय रस में आते हैं। ये वात पित्त तो बढ़ाते हैं लेकिन कफ घटाते हैं, और बहुत ज़्यादा कफ घटाते हैं, इसलिए ये आपके शरीर में ड्राइनेस को बढ़ाते हैं। तो ये कब काम आएंगे, जब आपको आपके शरीर में फ्लूइड को रोकना है। मान लीजिए आपको लूज मोशन हो गई है, तब अगर आप इनको खाएंगे तो आपकी लूज मोशन में हेल्प। भाई क्या टेक्निक बताइए भाई, क्या टेक्निक बताइए भाई, इसके लिए ताली हो जाओ भाई आप लोग। तो क्या टेक्निक हो जाइए भाई, उसने क्या टेक्निक बताइए।
ज़्यादा खा लेंगे तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, लेकिन लूज मोशन में या ब्लड आपका बह रहा है तो ब्लड को रोकने के लिए ये जो कषाय रस के फूड होते हैं खाए जाते हैं। अब इन 6 रसों में कोई भी रस अपने आप में अच्छा बुरा नहीं है, हमें 6 रसों का बैलेंस करना है। हमारी प्लेट में 6 के 6 रस होने चाहिए। और अब आपको पता चल गया कि कौन सा भोजन वात पित्त कफ पर किस प्रकार से इफेक्ट डालता है। तो अगर आपकी वात प्रकृति है तो आपको ऐसे भोजन को ज़्यादा इंक्लूड करना चाहिए जो पित्त और कफ को बढ़ाते हैं। अगर आप पित्त प्रकृति वाले हैं अच्छा, तो ऐसे भोजन को ज़्यादा इंक्लूड कर लीजिए जो वात और कफ को बढ़ाते हैं। अगर आप कफ वाले हैं तो आप वात और पित्त इनको बढ़ाने वाले भोजन को अपनी डाइट में शामिल कीजिए। अब आपको पता कैसे चलेगा कि आप वात पित्त कफ कौन सी प्रकृति वाले हैं? तो मैं एक छोटी सी PDF 30 प्रश्न हैं उसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उनके उत्तर दीजिए। 10-10 प्रश्न हैं वात पित्त कफ में और अपनी स्कोरिंग कर लीजिए। जैसे मैंने वात की क्विज दी, पित्त की दी, कफ की दी, तो वात में मेरा 7 आया, पित्त में मेरा 10 आउट ऑफ 10 आया, कफ में मेरा 1 या 2 आया था। तो यानी मैं प्रिडोमिनेंटली पित्त और वात प्रकृति वाला व्यक्ति हूँ। तो मुझे क्या खाना चाहिए? मुझे ऐसी चीज़ें खाना चाहिए जो कफ को बढ़ाती हूँ। एकदम से घी हो गई, तो ये मैं ये कौन है। इसमें यहाँ तक उन्होंने ये भी बताया है कि दिन के किस समय में कौन सा खाना खाना चाहिए, कौन सा नहीं खाना चाहिए, ब्रेकफास्ट में क्या करना चाहिए, लंच, ये मैं अपने खाने में इंक्लूड करता हूँ। और साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने तो आपको इस ज्ञान की तरफ बस मोड़ा है, इसमें बहुत गहराई है। ऋषियों ने बहुत कुछ ऑब्जर्व किया है और बहुत ढेर सारी विजडम डेवलप की है। इसमें यहाँ तक उन्होंने ये भी बताया है कि दिन के किस समय में कौन सा खाना खाना चाहिए, कौन सा नहीं खाना चाहिए, ब्रेकफास्ट में क्या करना चाहिए, लंच में क्या नहीं करना चाहिए, और दिन तो छोड़िए, मौसम के अनुसार क्या खाना चाहिए, किस तरह से आपकी दिनचर्या रहेगी, किस तरह से आपकी ऋतुचर्या रहेगी। मुझे ये टॉपिक अच्छा लगा तो मैं आपसे शेयर किया हूँ। अगर आप भाई इंफॉर्मेटिव वीडियो था गाइस। ये वीडियो के माध्यम से आप पता करो भाई आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। और इस वीडियो को गाइस मैं भी यहाँ पर ख़त्म कर दूँगा। अच्छा था गाइस, अच्छा था, कुछ सीखने लायक था गाइस। सीखने लायक वीडियोस पे ज़्यादा कॉमेडी अच्छी नहीं लगती, बट सीखने लायक वीडियोस पे, क्या बोल रहा हूँ भाई मैं, सीखने लायक वीडियोस पे, एंटरटेनमेंट करने के लिए नहीं था ये वीडियो। ये वीडियो आपको सतर्क करने के लिए था कि आप ये सारी चीज़ें देखो और पता करो। अगर आपको भी पता चलता है तो आपके बॉडी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम से ठीक हो जाएगी भाई, पता करोगे तो। इस वीडियो को मैं यहाँ पर ख़त्म करता हूँ गाइस। सायोनारा।